So hello everyone, welcome to एस टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज सुब्रा मुखर्जी और मैं आज शुरू करने वाला हूँ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ। पहली वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ लॉ, जो कि है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा आप लोग। तो हमारा इस टॉपिक का जो फोर्थ लॉ है वो है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर। 1791 में हमको मिला था ये लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि दिए थे रिचर 1971 में। When two elements combined with a fixed mass of third element, then the ratio of mass in which they do bear simple whole number ratio of mass in which they themselves combine. हम तीन एलिमेंट लिए A, B और C। एक बार A B के साथ कंबाइन किया, A B आया। मान लीजिए A है S ग्राम, B Y ग्राम। अब B C का एक बार A B के साथ कंबाइन किया, एक बार C B के साथ कंबाइन किया, तो C प्लस B, C B के साथ कंबाइन किया तो आया C B। अब B का तो Y ग्राम है ही, C का हो गया Z ग्राम। इसका रेशियो आएगा X:Y, इसका रेशियो आएगा Z:Y। अब गौर से देखिए, B का भी Y ग्राम, B का भी मास Y ग्राम है और B का यहाँ पे भी मास Y ग्राम है, यहाँ पे भी मास Y ग्राम है। तो B है फिक्स्ड मासेस, B का फिक्स्ड मास। अब हम अगर ऐसे ही बोलेंगे कि A और C का रेशियो क्या है, ऐसे देख के समझ में आ रहा है A और C का रेशियो है X:Z। कैसे हुआ? A है X ग्राम, C Z ग्राम, तो A:C = X:Z। अब हम इसको A और C को आपस में कंबाइन करते हैं, A C, तब मुझे मिला AC। सपोज मान लीजिए A है U ग्राम और C B ग्राम, यहाँ पे रेशियो है U:B। अब ये लॉ, इस लॉ के तहत ये बोला गया है कि AC का जो रेशियो है X/Z, ये या तो UB के U:B मतलब U/B के बराबर होगा या फिर मल्टीप्लाई N होगा। N मतलब मल्टीप्लाई N मतलब इसका 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। होल नंबर इंटीजर नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, 4.5 ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम सिंपल होल नंबर से रेशियो से बढ़ेगा आगे, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे करके बढ़ेगा। तो अब फिर से बस हमारी कर देते इसको। हमने तीन एलिमेंट लिया A, B और C, जहां पे B है फिक्स्ड मासेस, A, C डिफरेंट मासेस। अब एक बार A:C = X:Z तब हुआ जब A एक बार कंबाइन किया B के साथ, A एक बार डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, C डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, और फिर बाद में हम A और C को आपस में कंबाइन कराया। जब आपस में कंबाइन कराया तब हम A का मास सपोज मान लिया U और C का मास B, तब हमको मिला U:B। अब हमारा ये लॉ कहता है when two elements combine with the fixed masses of third element, then the ratio of masses in which they do bears, the ratio of masses in which they do bears simple whole number ratio। यहाँ पे या इसका जो रेशियो आएगा वो हर पल सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। सिंपल होल नंबर आएगा, जो कि हम पहले से कहते आ रहे हैं। जो 3 लॉज था इसके पहले, उसमें भी यही बात था कि जो एग्जाम्पल समझते हैं, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने लिया, यहाँ पे फिक्स्ड मासेस है
हाइड्रोजन, इसको हम एक बार इसके साथ कंबाइन कराएंगे, एक बार इसके साथ कराएंगे, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या आएगा H2S, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, 2:32। अब एक बार ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, H2O 16 1, 2:16। हाइड्रोजन फिक्स्ड मास है तो इसको हमने निकाल दी, इसको लेकर मेरा कोई काम नहीं है। अब सल्फर इज टू ऑक्सीजन क्या होगा 32:16, 2:1, 2:1 आया। इसको आप समझते हैं कि X:2Y जो पहले था तो जो था X:1 वो है 2:1। अब हम U:B निकालेंगे, मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे, सल्फर ऑक्सीजन SO2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 32:32। इसका रेशियो आया 1:1, ये U:V। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में था X/Y इज इक्वल टू U/B इंटू N। X/Y कितना है यहाँ पे 2/1, U/B कितना है 1/1। ये बराबर कब होगा जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये X/Y इसका U/V का दोगुना है। कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर लिया, ऑक्सीजन है फिक्स्ड मासेस, एक बार कार्बन का ऑक्सीजन का होगा कंबाइन करेगा, एक बार सल्फर ऑक्सीजन का करेगा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हमको मिला CO2 12 16 12:32। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था SO2 इसका 32 16 32:32। अब हम निकालेंगे कार्बन और सल्फर का रेशियो, क्योंकि ऑक्सीजन है फिक्स्ड मासेस। कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या होगा 12:32, 3:8। इसका रेशियो आ गया 3:8। अब हम कार्बन और सल्फर को आपस में कंबाइन करेंगे, कार्बन प्लस सल्फर, यहाँ पे 12:64। थ्री टू 16 आया। अब हम इन दोनों को रेशियो को हम इन दो रेशियो को आपस में जोड़ेंगे, 3/8 3/16, a simple whole number ratio, सिंपल होल नंबर रेशियो मिला। कार्बन ऑक्सीजन सल्फर को, कार्बन को एक बार ऑक्सीजन के साथ, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन किया, तब मुझे रेशियो आया। और हम इन दोनों को एक साथ जब कंबाइन करा तब जो हमारा रेशियो है उन दोनों को जो आपस में हम मल्टीप्लाई किया तब हमको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिला। हमारा लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही कहते हैं कि जब तीन एलिमेंट रहेगा वो उसमें से एक फिक्स्ड मासेस रहेगा और 2 डिफरेंट मासेस, फिक्स्ड मासेस के साथ डिफरेंट मासेस स्मॉल एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन करेगा और उसका जो रेशियो आएगा वो जब उन दोनों आपस में कंबाइन करेगा उसका रेशियो के साथ मल्टीप्लाई n होगा या फिर बराबर होगा।
और उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। चलिए क्लियर है। चलिए लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गेलुसाक इस लॉ को प्रोवाइड किया था, इसलिए इसको हम गेलुसाक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द गैसियस रिएक्शन, ये लॉ तभी पॉसिबल है जब ऑल प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस फेज। ओके, गैसियस फेज में नहीं रहेगा तो ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है। द गैसियस रिएक्शन in this law, in the gaseous reaction, the reactants are always combined. The reactants are always combined in a simple ratio and volume and form products. According to this law, in the gaseous reaction, the reactants are always combined in the simple ratio by volume and form product. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होगा उसका रेशियो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशियो हर पल एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। रेशियो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये पूरा सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल ए सब गैसियस A, 2B, 3C। अगर ए स्टोइचियोमेट्री इसका कुछ नहीं, मतलब ए स्टोइचियोमेट्री क्या है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसके एलिमेंट के आगे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। अब बोलोगे लीटर क्यों नहीं लिखा? तो लीटर क्यों नहीं लिखा? सिर्फ बोला है सेम टेम्परेचर प्रेशर, कोई कंडीशन नहीं बोला। हमारा कंडीशन 2 है, एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, तो जब कोई कंडीशन नहीं बताएगा तो इसलिए हम वॉल्यूम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम। अब इसका रेशियो है 1:2:3, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से बता रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन है जहां पे ऑल प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आर गैसियस मीडियम। अब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उसका जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, और ये जो रेशियो होगा इसी वॉल्यूम का होगा। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करा तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा। वॉल्यूम वेरी करेगा तो इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, चलिए एग्जांपल समझते हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl हो गया। अब इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 वॉल्यूम, और इसका भी है 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। सपोज हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है 60 ग्राम, 60 लीटर, हाइड्रोजन 60 लीटर है। हाइड्रोजन का 60 लीटर है तो ये भी 1 है, ये भी 60 लीटर होगा, ये 2 है, ये 120 लीटर होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1:1:2। H2 के साथ जो रिएक्टेंट था वो इसका 1 गुना है, इससे इसका 1 गुना है, और इसका जो प्रोडक्ट बना वो इसका 2 गुना है, इसलिए ये हुआ 1:1:2। H2 जिस रिएक्टर से रिएक्ट किया वो इसका 1 गुना, और H2 जो
H2 जब Cl2 के साथ रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बनाया तो जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो H2 का दोगुना है। N2 H2 NH3 ओके। 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। आप लोग कहेंगे कि 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम मिलके 4 वॉल्यूम क्यों नहीं, 2 वॉल्यूम क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एफ वॉल्यूम है नहीं। कंजर्वेशन वॉल्यूम होता तो हम हमारा 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम मल्टीप्लाई होकर 4 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम रिएक्टेंट रिएक्ट करके 4 वॉल्यूम प्रोडक्ट बनाता, मगर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है नहीं इसलिए ऐसा हुआ। और हम सब जानते हैं कि गैस में वॉल्यूम वेरी करता है। तो चलिए अब मान लीजिए कि ये 60 ml अगर N2 है तो 180 ml H2 है और 120 ml NH3 है। 100 ml of CH4 bonds it produce CO2 and H2O. Find volume of O2. Find volume of O2 required and CO2 produced. देखिए CH4 रिएक्शन करते पहले O2 CO2 H2O H2O। यहाँ पे देखिए ये गैस है, O2 गैस, CO2 गैस और ये लिक्विड है। इस लॉज के तहत जो मैथ्स आएगा उसमें लिक्विड को अलाउ नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास है ये 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। अब क्या बोला 100 ml, 100 ml, क्या बोला 100 ml of CH4, 100 ml of CH4 bonds it produce CO2 and H2O। 200 ml H2O O2 है, 100 ml CO2। ओके, तो 200 ml O2 required, 100 ml CO2 produced। 200 ml O2 required and 100 ml CO2 produced। ओके, ठीक है। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। जो 5 रूल्स था लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वो हमने खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पांचों में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं पे हमने समझाने की गलती की, आप लोगों को कुछ समझ में दिक्कत तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम फिर से उसको समझाने की कोशिश। और आज का वीडियो यहीं तक हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।